नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं पीओजे के रिफ्यूजी द्वारा किए गए प्रदर्शन से। बता दें कि पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। जी, हम लोग 77 साल हो गया हमारे लोगों को, तीसरी पीढ़ी जा रही है हमारी। अभी तक इन लोगों ने हमारे को जो नॉन कैंप रिफ्यूजी हैं उनको ज़मीन तो मिली नहीं, जैसे कैंप वालों को मिली है वैसे हमको मिलनी चाहिए। अभी तक उन लोगों ने सोचा नहीं है कि बीजेपी आई थी, हमने सोचा चलो यही हमारे को ऐसे करेंगे कि जैसे 65 वालों को, 71 वालों, कैंप वालों को ज़मीन मिली है वैसे ही हमारे को भी मिलेगी स्केल, तो हम भी अपने घर बैठेंगे। ना ज़मीन मिली है, ना तो हमारा 24.5 बैलेंस वो मिला है, ना कुछ लोग रह गए जिनको पास 5.5 लाख रुपए मिलना, वो भी नहीं मिला अभी तक। फाइलें हर तहसील में रुकी हैं, फाइलें पास नहीं हो रही हैं, फाइलें पास की जाएँ। यही बार बार हर महीने आते हैं रोड पे, सुनाते हैं, सुनते हैं, बस से बहरे हो जाते हैं, कोई बात आगे करता नहीं। क्या लगता है, क्या कारण है कि जो सुनवाई नहीं हो पा रही, आपको क्या लगता है? कारण मैडम उस टाइम आता है जब वोट लेते हैं तभी हम सपोर्ट करते हैं, जब वोट नहीं दें हम तो सपोर्ट नहीं इनके पास हो तो तभी जाके हमारा काम होगा। तो हम देख रहे हैं अभी बीजेपी को, देखते हैं इस बार क्या करते हैं। हमारे को क्या नॉन कैंप को ज़मीन मिलती है, क्या हमारे को गर्भस्थी दी जाती है, क्या 24.5 बैलेंस जो देते हैं, अगर दिया तो हम इनके साथ हैं, नहीं दिया तो हम अपना रास्ता और देखेंगे। कितनी देर तक ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे आप, क्योंकि काफी लंबे समय से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? मैडम जी, अगर हम लोग दुखी हैं, आप भी हमारे को बार बार आते हो, बेचारे हो, हमारी इतना सपोर्ट करते हो, हम भी। मीडिया हमारा बड़ी देर का हमारे साथ चल रहा है, मीडिया हमारी बहुत बातें आगे रखता है। इनको इन सुनाई हमारी नहीं देती, हमारे मीडिया की नहीं देती, इनका मतलब बहरे हैं या क्या है पता नहीं चल रहा। जब इनके हमारी बात करेंगे तो हम सोचेंगे हम भी बोल रहे हैं ना, मीडिया हमारी बात आगे पहुंचाए। मीडिया बहुत बार पहुंचाता है, हम बहुत बार बोलते हैं, बोल बोल के थक चुके हैं। अपील क्या करते हैं? अपील करती हूँ कि इस बार कि हमारा मीडिया भी हमारा बहुत अच्छा है, हमारी बात पहुँचाएगा और आगे जाके हमारी बात रखें। जब हमारी बात होगी तो हम मीडिया का भी जय करेंगे, कि इनको भी अपना प्यार देंगे, अपना जो हमारा मीडिया इतना बेचारा हमारे साथ चल रहा है, और हमारे लोगों को भी, बुजुर्गों को मतलब कुछ मिलेगा, राहत मिलेगी। ये भी अपना सोचेंगे, कुछ बच्चों के लिए कुछ हमने बनाया है तो बच्चे भी सोचेंगे हमारे बीजेपी बहुत अच्छी है। सो है अच्छी, ऐसी बात नहीं है, इनकी हम बात रखते हैं, बहुत अच्छी है। अगर प्रधानमंत्री हमारे अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, प्रधानमंत्री की बात जाती नहीं है। हम बार बार बोलते हैं हमारे डेपुटेशन को बात रखिए, दिल्ली ले जाइए, हम बात करेंगे। जब वो जम्मू में आते हैं तभी बात नहीं हमारी होती, ऐसे दबदबा देते हैं। तो जब इन्होंने वोट लेनी है तभी हमारे को बुला लेते हैं, आ जाओ हमारे, चलो आगे जाना है। क्या कहना चाहेंगे, डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो पा रही? बेटे जी, मुझे कहते भी दुख हो रहा है कि हमारी डिमांड पूरी क्यों नहीं हो रही। कितना और समय लगेगा, कितनी पीढ़ी हमारी और ख़त्म हो गई। ये गवर्नमेंट इसको भूल चुकी है। गवर्नमेंट तक आवाज़ क्या पहुंचाने वाले पहुंचा नहीं रहे हैं, या मोदी या अपने राजनाथ जी तक ये बात नहीं पहुंच रही है। कहीं फ्लैप दूर हो रहा है, कहीं कमी रह रही है, क्योंकि हमें तो अभी 40 साल तो मुझे हो गया ये ढांचा पकड़े हुए, तो कहीं कहीं कमी ज़रूर है। और ये भी नहीं हम कह सकते हैं कि मोदी जी नहीं सुनते हैं, सुनते हैं वो, लेकिन कोई बात पहुंचाए तो तभी सुनते हैं। लेकिन ये अभी इसमें मैं नहीं कह सकता हूँ कि कमी क्या है। अपील क्या करनी चाहिए? अपील मेरी यही है कि रिफ्यूजी की बात सुनें, जो रिफ्यूजी डिमांड्स हैं उनको हल करें, ताकि रिफ्यूजी आपका वफादार रहे और रिफ्यूजी आगे भी आपका साथ दे। तो मेरी तो यही अपील है, बाकी और मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ। तो यही मेरी अपील है कि लोगों की तकलीफात का हल किया जाए। ऑफसेट प्रिंटर एसोसिएशन द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने प्रिंटिंग इंडस्ट्री की सुरक्षा के लिए अपनी मांगे उठाई। प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो है ये सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बाद। ये सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है कि जो पूरे साउथ इंडिया में है, और हमारी गवर्नमेंट को भी पता नहीं है कि इतनी बड़ी प्रिंटिंग इंडस्ट्री है। और हम लोग बैक पे हैं, हम लोगों को बैक फुट पे करके रखा हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं चाहूँगा कि कुछ पॉइंट्स मैं रखूँगा वन बाय वन। सबसे पहले लोकल प्रिंटिंग इंडस्ट्री बिफोर ड्यूटी हम लोगों को 15% प्राइस हाइक मिलती थी, प्राइस प्रेफरेंस मिलती थी। अगर किसी आउटसाइड जो SSI यूनिट थे, अगर किसी का 1 रुपया से मतलब 100 रुपये का है, हम उसको 115 पे दे सकते थे। लेकिन आज ड्यूटी बढ़ने से क्या हुआ, वो प्राइस प्रेफरेंस हम लोगों से छीन लेगी। सेकेंडली, एक हमारे को गवर्नमेंट ऑफ JNK ने DC की तरफ से एक परमिट, एक लाइसेंस इशू किया होता था।
दैट इज़ अ डीसी डिक्लेरेशन, जो आज की डेट में नल एंड वाइड हो चुकी है। नहीं मानते हैं ये लोग, कहते हैं जी डीसी की डिक्लेरेशन आज काम नहीं करेगी। डीसी का डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि कोई भी काम हम प्रिंटिंग का करें वो इलीगल ना हो, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। लेकिन आज कोई भी डिपार्टमेंट उसको नहीं मानता है। उसकी वजह जो आउटसाइडर्स हैं उनको एंटरटेन करने के लिए ये जो हमारे को गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया था डीसी डिक्लेरेशन का, वो भी इन्होंने नल एंड वाइड कर दिया और हम लोगों को पीछे कर दिया। उसके बाद एक बड़ा मुद्दा है ये थ्रू इंडिया है प्रिंटिंग इंडस्ट्री का, वो है जीएसटी। जीएसटी हम लोग परचेज करते हैं 12% में हमारी परचेज होती है और सेल करने पड़ती है हमारे को फिनिश करने के बाद 18% पे। जो 6% का जो गायब है वो गैप हम फिल नहीं कर पाते और हमको वो भी नुकसान होता है। ये भी एक पॉइंट है हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लॉस में जाने का। उसके बाद एमएसएमई, आज गवर्नमेंट कह रही है एमएसएमई, बट कुछ भी नहीं है। एमएसएमई की तरफ से क्या होता है, एक टर्नओवर होती है हमारी, गवर्नमेंट कोई भी टेंडर फ्लोट करता है कोई डिपार्टमेंट, वो टर्नओवर का एक टैग लगा देता है। 5 करोड़ की टर्नओवर होगी तो आप आएंगे, 3 करोड़ की टर्नओवर होगी तो आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एमएसएमई के थ्रू क्या होता है तो कोई टर्नओवर नहीं चाहिए, बट हम लोगों का उसको भी बेनिफिट नहीं मिलता है। डिपार्टमेंट हमको रिफ्यूज़ करते हैं, वो एमएसएमई का जो बेनिफिट है वो भी हमारे को नहीं मिलता है। जे.एंड.के गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि ये बिफोर ड्यूटी का है, बिफोर ड्यूटी का, लेकर जो इनके बेनिफिट में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो इनके बेनिफिट में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ये बिफोर ड्यूटी का ऑर्डर है कि कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट प्रेस से ही काम करवाए, जो बाकी जो प्राइवेट प्रेसेज है उनसे काम ना करवाए प्रिंटिंग का। भाई अगर ऐसा है तो ये इतने यूनिट जो लगा के रखे हैं वो किसके लिए? आप लोगों को यकीन होगा कम से कम भी यहाँ पे 200 यूनिट है। जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं, कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, जम्मू की ही बात कर रहा हूँ। कम से कम भी 200 प्रिंटिंग यूनिट हैं और कम से कम भी हम 1000 जो फैमिलीज़ को हैं उनको पालते हैं। जब एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं हम लोग और गवर्नमेंट हमारे को डिनाई कर रही है, हमारे यूनिटों को बंद करवा रही है, तो कैसे पॉसिबिलिटी होगी? हमारी वो फैमिली जो लगी हमारे साथ जुड़ी है वो भी तो हमारे से छूट रही है और हम लोग भी। आप यकीन करिएगा बड़े सारे यूनिट जो हैं वो बंद हो रहे हैं, छोटे यूनिट। आज सर्वाइवल ही नहीं है, तो जो इसलिए आप लोगों के सामने हम इकट्ठे हुए हैं ताकि आप जो हमारे पॉइंट्स रखें और हमारा सर्वाइवल करवाएं। सुहानी शर्मा ने नेपाल में माउंट एवरेस्ट म्यूजिक एंड डांस चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। बता दें कि नेपाल में आयोजित इस प्रतियोगिता में सुहानी शर्मा ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। साथ ही उसने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। सबसे पहले मैंने कांग्रेचुलेशन सुहानी। थैंक यू सो मच। कैसा फील कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, और रही बात कि इंटरनेशनल की मेरी क्या प्रिपरेशंस रही, उसके लिए मैं बहुत नर्वस थी पर एक्साइटेड भी थी, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है, एंड वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर ही आ जाती है कि यू हैव टू मेक योर नेशन प्राउड। तो क्या कहेंगे, कैसे इस चैंपियनशिप में हमें पार्टिसिपेट करने का सोचा? ऐसे जैसे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल का हम सोचते हैं कि पार्टिसिपेट करें, इंटरनेशनल लेवल में जाके पार्टिसिपेट करना, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से मैं कहूँगी कि पार्टिसिपेशन थे, तो आप जिस तरह से गोल्ड मेडल हासिल करके आई, ये बहुत बड़ी बात है। जी, सबसे पहले ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई डिस्ट्रिक्ट लेवल से। वहाँ मेरे को सिल्वर मेडल मिला, उसके बाद स्टेट लेवल जहाँ गोल्ड मेडल मिला, और नेशनल लेवल में मेरे को सिल्वर मेडल मिला। एंड नेशनल लेवल मैंने 2 बार ट्राई किया था कि काश सेकंड टाइम मुझे गोल्ड मिल जाए, लेकिन शायद मेरी मेहनत उतनी थी नहीं। लेकिन मैंने इस इंटरनेशनल के लिए बहुत मेहनत की, एंड आई थिंक आई डिज़र्व द गोल्ड मेडल, क्योंकि इसके लिए हार्ड वर्क भी किया है। तो सुहानी, किस तरह का कंपटीशन था? जिस तरह से म्यूज़िक एंड डांस कंपटीशन था उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, म्यूज़िक में सिंगिंग जिस तरह से आप करते हैं, कौन सा ऐसा सॉन्ग था जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जिसको लेकर काफ़ी प्रेज़ भी आपको मिली? जो मैंने वहाँ सॉन्ग गाया वो तो बॉलीवुड सॉन्ग था, ए अजनबी, लेकिन उसमें मैंने एक ट्विस्ट डाल दिया सरगम का, तो वो कुछ ऐसे है। तो ज़रूर सुनना चाहेंगे हम। ए अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रही हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रही हूँ, तो कहीं टुकड़ों में जी रही है।
अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से। बहुत ही बढ़िया उन्होंने गाया, काफ़ी मज़ा आया सुनने का। और क्या कुछ रहा वहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से नेशनल लेवल आपने लगाया है, इंटरनेशनल लेवल में या स्टेट से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक का कितना डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है, और क्या एक्सपीरियंस रहता है हर एक जगह का? सबसे पहले तो जो नेपाल का कल्चर है वो इंडियन कल्चर जैसा ही है, लेकिन बहुत डिफरेंट भी है। वहाँ की लैंग्वेज जो है समझ आने में थोड़ा टाइम लगा, वहाँ का वेदर कंडीशंस जो है वो अडाप्ट करने में हमें टाइम लगा। और वहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं, उन्होंने इतना हमारे साथ कोऑपरेट किया, इतना हमें अच्छे से वेलकम किया एंड घर जैसी फीलिंग हमें दी वहाँ पर। तो वहाँ हर किसी भी इंसान से हम मिलते थे तो वो हमें बहुत प्राउड नज़र से देखते थे कि हम अपनी कंट्री को वहाँ रिप्रेजेंट करने आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से वहाँ पर आपने कंपटीशन की तैयारी जो है वो की हुई थी, एक्सपीरियंस भी आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, उसके अलावा और क्या खास कहेंगे, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है वो लोग आए हुए थे, तो कितना टफ कंपटीशन आप मानते हैं? कंपटीशन तो बहुत टफ था। जो इंडिया के भी बच्चे थे वो भी बहुत मेहनत करके आए थे और बहुत हाई लेवल की तैयारी करके आए थे। वहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन था, लेकिन वहीं पे ही हमें शाइन करना था, अपनी प्रैक्टिस दिखानी थी। एंड रही बात डांस वगैरह की, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कंपटीशन रहा जो हमने देखा। और जितने भी लोग हम साथ गए हैं सारे के सारे गोल्ड मेडल ही लेकर आए हैं। इंडिया से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? इंडिया से अराउंड 75 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग म्यूज़िक एंड डांस। लेकिन जो हमारे जम्मू से पार्टिसिपेशन थी वो 30 कुछ थी, एंड हमने 27 या 26 गोल्ड मेडल लाए हैं अमंग 30 पार्टिसिपेंट्स। तो और कौन सा सॉन्ग जो कहेंगे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और बार बार डिमांड रही उसकी? चुपके से रात की चादर तले चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे जले कतरा कतरा, रात बिना ही ले आधी रात भी नहीं ले आधी। बहुत बढ़िया। सुहानी, आगे क्या करने का सोचा है? हम लोग सोचते हैं स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पे जाए, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाए, आप तो तीनों ही लेवल से गुजर चुकी हैं, आगे का क्या सोचा आपने? अभी ये लेवल कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी साउथ एशियन कप है जिसमें हम सारे पार्टिसिपेट करेंगे जो भी गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो अब वो होगा थाईलैंड में, और वो पॉसिबली इस ईयर की एंडिंग तक हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ एंड आई एम प्लानिंग टू गो देयर एज वेल, और वहाँ पे भी अपने नेशन को कितनी एक्साइटमेंट है वहाँ पे जाने की भी? वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इंटरनेशनल इस लेवल का था तो वो किस लेवल का होगा ये सोच के। तो क्या कहना चाहेंगे आज के यंगस्टर्स को, क्या एक मैसेज देना चाहिए, कामयाबी का क्या मंत्र बताएंगे? अपने पैशन को एक हॉबी समझ के साइडलाइन मत करो, कभी कभी पैशन ही आपके पूरे प्राउड लाइफ का रीज़न बन जाता है। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू के राम मंदिर में साधु संतों का आना शुरू। बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों पर है, और ऐसे में साधु संत जम्मू स्थित राम मंदिर में पहुंच रहे हैं। भूख गया भोजन, प्यासो पानी, बेसहारा सहारा, हमारा बर्फानी वारी। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। हमारा नाम है साधना दास महाराज जी है, बरसाने से वैष्णव अखाड़ा से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यही कहना चाहिए कि बड़ा उत्साह है वहाँ का दर्शन के लिए। करीबन हम 20 साल पहले से सोचे थे कि आने के लिए आ नहीं पा रहे थे, कारण बस, यात्रा बस और अपना कार्य बस। जो समय मिला हम भारत यात्रा में निकले हुए, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम का यात्रा कर रहे हैं। उसके उपरांत में जब हम कश्मीर आए, बाबा माता रानी का दर्शन किए, वैष्णो देवी का, और खासकर हम आए थे बाबा का दर्शन के लिए भोला का। और सबसे बड़ी बात, हमको कोई ठिकाना नहीं था कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ भोजन पाना है। फिर भी बाबा ने अपने वो वर्षा दे दी। जैसे कि हम कहते हैं शास्त्रों में, भूखे भोजन प्यासो पानी, बेसहारा उसारा, मेरा बर्फानी बारी। भोलेनाथ हमेशा कृपा बरसाते रहिए, हमारे साथ जैसे करते रहते सबके साथ बरसाते रहिए। जिस तरह से यात्रा जाती है यही स्थान दिया जाता है तमाम साधु साधु जी। तो आप क्या पहली बार जा रहे हैं या इससे पहले भी? हाँ, हम पहली बार जा रहे हैं। हम ये दर्शन पहली बार कर रहे हैं, इसलिए पहली बार जा रहे हैं क्योंकि हमको भी कई सारे ने साधु ने और घर से भी और कई सारे मित्र भी बोले कि महाराज मत जाइए, वहाँ पर दंगा चल रहा है, आतंक चल रहा है, कोहरा मचा हुआ है, गोलीबाजी हो रहा है, तो मत जाइए। तो हम बोले नहीं यही समय में जाना है, क्योंकि इस समय सब डर के नहीं आ रहे, तो उत्साह बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और क्या कुछ कहेंगे कितने उत्साहित है? वो तो दिख ही रहा आपके भजन कीर्तन से, जिस तरह से उत्साहित है। कब पहुँचे हैं जम्मू? जम्मू नहीं, वैष्णो देवी हम पहुँच गए थे 26 को पहुँच गए थे।
26 को पहुँचे थे और वहाँ से माता रानी दर्शन करके यहाँ पर हम आए थे 30 तारीख को जी। जम्मू में। तो क्या कहेंगे, कितनी एक्साइटमेंट है जाने के लिए, कितने बेसब्र है? स्टूडेंट क्या है, जैसा कि कोई किसी को गोल्ड मेडल मिल जाता है तो जैसा खुश होता है, जैसे क्योंकि अमूल्य संपत्ति मिलते हैं तो कितना खुश होता है, तो भावा मिल गया मतलब अपने सब कुछ मिल गया, ऐसा ही आनंद है। तो बाकी भी साधु जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए, इनसे जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपने प्रस्थान करना है बाबा बर्फानी के? हम तो मतलब बहुत उत्साह के साथ जा रहे हैं और खुशी के साथ और बस यात्रा करेंगे और वापस आएंगे। हम तो कहते हैं सुख शांति सबको बनी रहे, सबसे ज़्यादा इस साल लौट जाएँ सभी लोग। डरिए मत। हाँ, डरने कोई भय ना करें, उनके दर्शन के लिए अवश्य जाएं। कोई डर नहीं है? हाँ, डर नहीं कोई करे, डर करोगे तो फिर मतलब फिर भोलेनाथ कैसे मिलेंगे? वो तो अमर है और अमर आत्मा भी अमर होती है, तो उसको डरना क्या है? शरीर नश्वर है ऐसे। हाँ, यही है। और भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए निकलना है? अरे हमको तो बहुत हमको आनंद है बरसानी महाराज जी के जाने में, अमरनाथ। हमको डराते, हम डर नहीं करते किसी को। यहाँ पर कितना आनंद आ रहा है आपको पहुँच? यहाँ भी बहुत आनंद आ रहा है। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं, ये भी नहीं है। कहीं केदारनाथ, कहीं बद्रीनाथ, कहीं गंगोत्री, कहीं जमुनोत्री, कहीं गौमुख। कितनी बार जा चुके हैं अमरनाथ? अमरनाथ तिबारा है, तिबारा तीसरी बार। तो ये देख पा रहे हैं किस तरह से कुछ जो है वो पहली बार जा रहे हैं, कुछ चार धाम की यात्रा करके, अलग अलग धार्मिक स्थलों की यात्रा करके जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और बाबा बर्फानी के दर्शनों की जो लालसा इनमें साफ तौर से नज़र आ रही है। क्या कहेंगे, कितनी बार जा चुके हैं? हम तो सर्वप्रथम बार जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग करके अब प्रभु के चरणों में अमरनाथ महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। क्या लगता है, ऐसा तो नहीं लगता कि लेट पहुँच रहे हैं हम उनके बाद? हम तो ललाहित है कि प्रभु हमको जल्दी आपकी तरफ आकर्षित करो, जल्दी हमारे को यात्रा चालू करो। अब प्रभु की इच्छा के बगैर किसकी इच्छा चलती नहीं है, होएगा वही जो प्रभु बाबा बर्फानी बुलाएंगे उस समय जाएंगे। तो क्या कहेंगे, पहले ज्योतिर्लिंग की आपकी जो यात्रा पहले लिखी गई थी और अब बाबा बर्फानी की है? अब वो तो प्रभु की इच्छा है, यानी प्रभु की इच्छा से सब काम सिद्ध होता है। जो अपनी इच्छा चलती नहीं, मन चाहे कभी नहीं हो, प्रभु चाहे तत्काल। तो क्या आशीर्वाद किस तरह से देंगे तमाम लोगों को? हम तो यही कहते हैं जो भी लड़ाई दंगे, जो आतंकवादी ख़त्म हो और सुख शांति हो, अमन हो और सबको आपकी कृपा मिले बाबा बर्फानी। आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है और बाबा बर्फानी के दर्शन की कितनी लालसा है? अच्छी है यात्रा, हम हर साल करते हैं। कितने सालों से जा रहे हैं? 2001 से जा रहे हैं हम, 2001 से यात्रा कर रहे हैं जी। कंटिन्यूसली चल रहे हैं? हाँ, कंटिन्यू, कोई लॉकडाउन में नहीं जा पाए, बाकी 2001 से हमारी बराबर यात्रा चल रही है। क्या कहना चाहेंगे अब इस यात्रा के लिए, कितने उत्साहित हैं? हम तो सदा उत्साहित रहते हैं, साल में एक बार भगवान शिव मौका देते हैं दर्शन के लिए, तो साल में एक बार निकलते हैं और बाबा का अच्छा दर्शन करते हैं। कितने सालों से जा रही हो? आज हमें 17 साल हो गए यात्रा करते करते। अब जी कौन सी साल चली मुझे नहीं पता है। 2025 चल रही है, अब जा रहे हैं। हमें बहुत आनंद है, हंसी खुशी से जाते हैं, हंसी खुशी से आते हैं। बाबा हमें बरखानी बाद 15 दिन पहले बुला ले रहे या 10 दिन पहले बुला रहे, और जाते हम पहले जब जाए खुशी से। हमें कोई डर से झगड़ा नहीं करते हैं, कोई हमें मतलब नहीं है कि हमसे झगड़ा होगा। अगर यहाँ हमसे कोई वैसी बात होगी, एक बात 30 पैर पे बम जरूर लिख लेते बर्फ़ में, वो भी अपने आर्मी वालों के हैंड ओवर बात पहुँच गई थी शेषनाग की। तो हम उन बम्बन से नहीं डरे, तो उग्रवादी से क्या डरेंगे? मरेंगे मारेंगे, यात्रा करने जाएंगे, बम बोले। महाराजा हरि सिंह पार्क के पास स्थित समाधिया रोड की हालत खराब, लोगों ने जल्द से जल्द समाधान की अपील। क्या कहेंगे, ये रास्ता जो महाराजा हरि सिंह पार्क के लिए जाता है और भी कई सारे एरियाज के लिए कनेक्ट करता है, क्या कहेंगे इसकी स्थिति? देखिए, रास्ता जो बच्चे भी जाते हैं, स्कूल वाले, बहुत परेशानी होती है, तो पानी इकट्ठा हो जाता है, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं और 6 महीने के बाद 4 महीने के बाद ये ख़राब हो जाता है, अच्छी तरह काम करते ही नहीं है वो। क्या कहेंगे, बराई पहले भी हमने इसकी स्टोरी की थी, बराई की गई थी? बराई तो की थी, लेकिन वो कच्ची करते हैं, रात में आते हैं, पानी के ऊपर ही टांग के चले जाते हैं, बाकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, बराबर प्लानिंग नहीं करते। और हम लोगों को भी बहुत परेशान किया हुआ है। ये देखिए, हमारी जो दुकान है, पहले इतना रोड था, जो सफाई करते नहीं, उसके ऊपर ही डाल के चले जाते हैं।
हम खुद परेशान हैं। जब बारिश पड़ती है तो भी पानी हो जाता है। जी। तो कितना मुश्किल होता है इस तरह बहुत से? मुश्किल है। हम काम कर रहे होते हैं, गाड़ियों वाले जाते हैं, पानी फेंक के जाते हैं। इतनी कोई गाड़ी वाला होता है जो आस्था जाता है, जी। तो जो बच्चे लोग भी जाते हैं, स्कूल में छुट्टी होती है तो परेशानी तो होती है। अपील क्या करेंगे अब आप? अपील यही मैं करूँगा कि अच्छी तरह काम कर रहे हैं तो अच्छा। जो पब्लिक जाती है, लेडीज़ जाते हैं बेचारे, लेडीज़ के भी कपड़े भर जाते हैं, वो भी गाली तो निकालते हैं लेकिन वो भाग जाते हैं। आजकल के जो ड्राइवर हैं उनको तो तमीज़ तो है ही नहीं। जी, क्या कहेंगे इस रोड की स्थिति को लेकर? ये कहेंगे कि ये देखो खड्डे पड़े हुए हैं, कोई देखते नहीं है, पैसे खा इन्होंने जेड़े बड़े बड़े मेंबर ने ये काम कोई नहीं करके राजी। गड्डियां परेशान ने लोग, जरा गड्डी लंघदी है छिट्टां पौंदियां उनके उपर, पानी खलो जाता है, बड़ी मतलब तकलीफ है। तो कोई गिरा भी है यहाँ से क्योंकि रोड खराब है, कोई स्पीड? कई बार गिरते हैं मोटरसाइकिल, और जो स्लिप कर जाते हैं बड़े बड़े गिरते हैं। मेरी 93 साल मेरी उम्र हो गई है। कितनी देर से ये ऐसी है? ये हुआ 10-12 साल से है। जी। 10-12 साल से। किसी को कंप्लेंट की आपने? वो देखो ना, किसी को बोला कोई नहीं है, आता ही कोई नहीं है। अपील क्या करेंगे आप, क्या दरख्वास्त करेंगे? यही दरख्वास्त करते हैं कि इनको बनाना चाहिए, बनना चाहिए, ताकि लोगों को सुख मिले, सहूलत मिले। आपका नाम? राजा। राजा जी, क्या कहेंगे स्थिति को देखते हुए, जहाँ पे जगह जगह पर काम हो रहा है लेकिन यहाँ पर? हमारे इधर तो कभी हुआ ही नहीं काम, अगर होता है 2 दिन चलता है फिर वही हाल हो जाता है, काम पूरा करता ही नहीं है। बारिश आ रही होती है तो तारकोल डाल के चले जाते हैं, फिर दोबारा वही हाल हो जाता है। कोई एक पर्टिकुलर टाइम होता है तारकोल डालने का, एक पूरा प्रोसेस होता है? वो डालते ही नहीं है, बस थोड़ा सा करते हैं काम, बस निकल जाते हैं, थोड़ा सा करते हैं निकल जाते हैं। क्या लगता है लो क्वालिटी मटेरियल यूज़ करते हैं? ये हो सकता है, ये भी। वैसे जब बारिश हो रही हो तब तो डालनी नहीं चाहिए, ये तभी डाल के जाते हैं। तो आप बोलते हो उन्हें? हाँ बोलते हैं, अब बोलना क्या, रात को डाल के चले जाते हैं, सुबह हम देखते हैं डली होती है, फिर उतर जाती है वो। तो क्या लगता है पैसा वेस्ट हो रहा है? और क्या, पैसा ही वेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट का, और क्या होना। तो क्या अपील क्या रहेगी आपकी? मैं यही कहता हूँ कि काम बढ़िया होना चाहिए, तो होता ही नहीं है इधर काम। ये अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और साथ में ये सारा रोड टूटा हुआ है, टूरिस्ट आ रहे हैं, सारी जगह काम हो रहा है, इधर काम ही नहीं हो रहा है। तो पार्क भी यहाँ पे? हाँ, पार्क साथ में ही है, बिल्कुल थोड़ी सी चंद कदमों में पार्क है इधर। तो ये काम हो ही नहीं रहा है इधर, सभी जगह काम हो रहा है, इधर होता ही नहीं है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा टूरिस्ट पे भी, क्या वो सोचेंगे भाई जम्मू कश्मीर में आना है कि चलो अमरनाथ यात्रा चल रही है कि चलो सब कुछ ठीक होगा, इधर होता ही नहीं है कुछ भी ठीक। ये कभी ये अपना रोड ख़राब हो जाता है, कभी कुछ, ये काम करते ही नहीं है जो गवर्नमेंट मुलाजिम है। अपील आपने क्या करेंगे कि जल्द से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये रोड ठीक होना चाहिए, यात्रा शुरू होने वाली है। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।